गाइस सो एट दिस साइट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक हीलिंग एंड रिपेयर पैथोलॉजी का जो टॉपिक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग क्या होता है? हीलिंग एक बॉडी रिस्पॉन्स है इंजरी की तरफ। सो हीलिंग इज बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजरी, जहाँ पे जो आपका लॉस्ट टिश्यू है, जो आपका एक सपोज आपकी इंजरी हो गई, कहीं सेल इंजरी हमने पढ़ा है, तो सेल कोई इंजर्ड हो गई आपकी, इंजर्ड होने के बाद वो टिश्यू वहाँ से चला जाता है ना, जो टिश्यू लॉस्ट हुआ है इंजरी में, तो लॉस्ट टिश्यू एक रिप्लेस हो जाता है नॉर्मल स्ट्रक्चर से, वापस वो रिप्लेस होता है, रिकवर होता है, तो वो रिप्लेस हो जाता है एक नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन से। इसी को हम बोलेंगे वो टिश्यू हील हो गया। तो हीलिंग क्या है? एक बॉडी रेस्पॉन्स है इंजरी की तरफ, जहाँ पे लॉस्ट टिश्यू जो है वो रिप्लेस हो जाता है नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं वो हील हो गया। इसके अंदर दो डिस्टिंक्ट प्रोसेस आते हैं हीलिंग के अंदर। हीलिंग कंसिस्ट ऑफ रीजनरेशन एंड रिपेयर। हीलिंग में हमारे दो प्रोसेस आते हैं, रीजनरेशन एंड द रिपेयर। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस, जहाँ पर रीजनरेशन क्या होता है, जो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे जो लॉस्ट टिश्यू है, आपकी सेल इंजर्ड हो गई, वहाँ पे जो टिश्यू लॉस्ट हुआ है वो कम्प्लीटली रीप्लेस हो जाएगा एक नए टिश्यू से, बाय टिश्यू सिमिलर इन टाइप। एक वैसा ही टिश्यू, मतलब जैसे वो टिश्यू था वैसा ही एक और टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा वहाँ पे। दैट इज़ वो रिस्टोर हो जाएगा। बोलते हैं ना, कोई चीज़ कम हुई वहाँ पे वो वैसे की वैसी चीज़ एक लग जाएगी, तो रिस्टोरेशन हो जाएगा वहाँ पे ओरिजिनल टिश्यू का। ये जो है इट टेक्स प्लेस बाय प्रोलिफरेशन ऑफ पेरेन्काइमल सेल। किस तरह से होता है ये? कि पेरेन्काइमल सेल्स जो होती है उनका प्रोलिफरेशन होता है, उसके थ्रू होता है ये। फॉर एग्जांपल रीजनरेशन ऑफ द लिवर का रीजनरेशन हो जाएगा फॉलोइंग पार्शियल हेपेटेक्टोमी। अगर आपने हेपेटेक्टोमी लिवर की सर्जरी की है तो पार्शियल सपोज आपने लिवर में पार्शियल हेपेटेक्टोमी की है, उसके बाद लिवर का रीजनरेशन देखने को मिलेगा आपको। कॉन्टिन्यूस रिप्लेसमेंट होता रहेगा ब्लड सेल्स का, ये भी एक रीजनरेशन है। ब्लड सेल्स हमारी कॉन्स्टेंटली मर रही है, नई बन रही है, तो वो भी हमारा कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल है, ये भी रीजनरेशन हो रहा है। GIT जो गट की लाइनिंग है आपकी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, वहाँ पे भी आपको रीजनरेशन देखने को मिलता है। एपिडर्मल सेल्स जो स्किन्स की हमारी जो डेड सेल है वो झड़ती रहती है, नई सेल्स आती रहती हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ स्किन, तो ये जितना भी है ये हमारा रीजनरेशन हो रहा है यहाँ पे। जहाँ पे लॉस्ट टिश्यू कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है वैसे ही कि वैसे दूसरे टिश्यूज है। रिपेयर क्या होता है? अब हम देखें, फर्स्ट हमने देखा रीजनरेशन। हीलिंग में दो पार्ट होते हैं, एक रीजनरेशन होता है, दूसरा प्रोसेस आता है रिपेयर। रिपेयर क्या होता है? अब रिपेयर जब हीलिंग जो होता है वो प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से होती है। जब हीलिंग टेक्स प्लेस बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टेड टिश्यू एलिमेंट, जो कनेक्टेड टिश्यू जैसे ब्लड हो गया, तो ऐसे जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टेड टिश्यू के जो एलिमेंट्स हो गए, वहाँ प्रोलिफरेशन की वजह से हीलिंग हो रही है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस बने, फाइब्रोसिस होगा वहाँ पे, फाइब्रस एंड द स्कार फॉर्मेशन, फाइब्रोसिस और स्कार फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। यूजुअली बोथ द प्रोसेस, यूजुअली क्या होता है कि आपके जो दोनों प्रोसेस है कि हीलिंग हो रही है, मतलब रीजनरेशन हो रहा है और रिपेयर हो रहा है, दोनों के जो प्रोसेस हैं, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली रहता है कि रीजनरेशन भी होगा, वो एरिया रिपेयर भी होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्किन हीलिंग, अगर हम स्किन हीलिंग की बात करें, जहाँ पे क्या होगा, जब एन ओनली एपिडर्मल सेल सफर अ कट, ऊपर की जो स्किन पे आपका ऊपर एपिडर्मल सेल से मान लो कोई कट लगा, तो एपिडर्मल सेल्स व्हेन जो वो सफ़र करेंगे कोई कट से, तो एपिडल सर्मल रीजनरेट टू हील, वापस वो नई सेल्स आ जाएंगी, वो कट के नई सेल्स आ जाएंगी, तो रीजनरेट हो जाएंगी टू हील। इफ द कट और इंसाइजन डैमेज द डर्मिस, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कट है ऊपर लग गया, पहले एपिडर्मिस वाले लेयर पर लगाए तो वो रीजनरेट होकर नई लेयर आए तो वहाँ पे नया आ जाएगा। लेकिन अगर वो कट जो है, कट या इंसाइजन जो हम बोलेंगे, वो अंदर तक जाएगा, थोड़ा अंदरूनी चोट होगी या फिर हम बोल सकते हैं डर्मिस तक जाएगा, तो हीलिंग जो होगी वो एक स्कार फॉर्मेशन बन जाएगा वहाँ पे। तो बेसिकली वो एरिया रिपेयर रीजनरेट भी हुआ, लेकिन कैसे हुआ, उसने स्कार छोड़ दिया, बोलते हैं ना गहरा घाव बन गया थोड़ा सा, स्कार फॉर्मेशन। दैट्स बिकॉज क्योंकि वो कट डीप में गया है, तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन रिपेयर होगा। दैट्स वाई वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमको। ऑल्सो रिपेयर लाइक मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो होगा, वहाँ पे भी आपको स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जो गैस्ट्रिक अल्सर बाय फाइब्रोसिस, ये भी यहाँ पे आपको स्कार फॉर्म रिपेयर। अब नेक्स्ट देयर कम्स अ वुंड हीलिंग। हमने देखा हीलिंग क्या होता है, जहाँ पे लॉस्ट टिश्यू रिपेयर हो जाता है, रीजनरेट होता है, और अब नॉर्मल फंक्शन के जो दो प्रोसेस होते हैं, रीजनरेशन आता है, रिपेयर आता है। रीजनरेशन और रिपेयर देखा, उसके बाद हम देखेंगे वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग क्या होता है? दो टाइप के वुंड जो होते हैं वो हील्ड हो सकते हैं बाय द फॉलोइंग क्राइटेरिया। दो टाइप के वुंड हील होते हैं फॉलोइंग क्राइटेरिया से। पहला होता है, दो टाइप के वुंड कौन से? एक तो क्लीन इंसाइज्ड वुंड। क्लीन इंसाइज्ड वुंड बोले तो वो वाला वुंड जो आपने, फॉर एग्जांपल आप कोई सर्जरी करा रहे हो, तो वो एक सर्जन ने प्रॉपर इंसाइजन किया है वहाँ पे, एक प्रॉपर एक सर्जिकल जो कट लगता है ना, एक सर्जिकल प्रोसीजर से जो ब्लड क्लीन एंड पर्टिकुलर उसी एरिया में एक माइन्यूट कट लगाया, एक वहाँ पे एक कट लगाया
सर्जन ने। सो वो वाला इस टाइप का जो कट होता है दैट इज़ द क्लीन इंसाइज वुंड, जिसकी एजेस जो होती है वो अपोजिशन में होती है, तो हमको कहेंगे क्लीन इंसाइज वुंड विद एजेस इन अपोजिशन। ये एक प्राइमरी जो है प्राइमरी इंटेंशन है, दिस इज बाय प्राइमरी इंटेंशन। ये प्राइमरी इंटेंशन से होता है दैट इज द फर्स्ट इंटेंशन, या प्राइमरी यूनियन भी बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी इंटेंशन, फर्स्ट इंटेंशन या प्राइमरी यूनियन भी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरे टाइप का वुंड क्या होता है, वो वुंड लाइक वुंड विद सेपरेट एजेस, वो वुंड जिसमें सेपरेट एजेस होंगे, इन विच एजेस कांट बी। उसमें क्या आता है, वुंड जो है जिसमें एजेस अपोजिट में होंगे, क्लीन इंसाइज वुंड, उसमें क्या होगा जो एजेस हैं वो सेपरेट, लाइक हर कैसे बोलते हैं ना रैंडम क्लॉट, रैंडम वुंड होता है। तो वुंड जिसमें सेपरेट एजेस जो होंगे वो एजेस कांट बी ब्रिंग टुगेदर। ये वुंड जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है, थोड़ा डी मतलब ऐसा अजीब सा होता है, एक्सटेंसिव होता है ये, और ऑल्सो एंड इन्वॉल्व कंसिडरेबली टिश्यू लॉस्ट। दिस हील्स बाय द सेकेंड इंटेंशन या फिर सेकेंडरी यूनियन। हम उसको पहले वाले वुंड को बोलेंगे क्लीन इंसाइज वुंड को प्राइमरी यूनियन, सेकेंड वुंड इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी इंटेंशन, सेकेंडरी यूनियन बोल सकते हैं हम उसको। इसके बाद हमारे पास आता है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। अब हम डिटेल में देखेंगे वुंड की हीलिंग। हमने देखा दो टाइप की होती है, अगर वो घाव लगा दो टाइप से हील हो सकता है। अगर वो पहले डिपेंड करेगा कौन से टाइप का घाव है, वो कौन से टाइप का वुंड है। अगर वो क्लीन इंसाइज वुंड है तो उसका प्रोसीजर अलग होगा, वो किस तरह से। और जो दूसरा वुंड है लाइक जो रैंडम कट लगता है आपका, जो सेकेंडरी यूनियन होता है, दैट इज डिफरेंट। सो हम देखेंगे बेसिकली हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन या प्राइमरी यूनियन। सो हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन और प्राइमरी यूनियन कैसा होता है। सो दिस इज डिफाइंड एज द हीलिंग ऑफ द वुंड विद जो ऐसे वुंड की हीलिंग ऑफ द वुंड विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तब उसको प्राइमरी इंटेंशन बोलेंगे। वो क्लीन होना चाहिए और अनइन्फेक्टेड होगा। जैसे हम किसी सर्जन ने कोई कट लगाया तो एक क्लीन कट होता है, एक शार्प क्लीन एंड कट होता है, तो क्लीन एंड अनइन्फेक्टेड होगा, वो सर्जिकली होगा, सर्जिकली इंसाइज्ड होगा। उसमें कोई ज़्यादा सेल्स वगैरह का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो गहरा मतलब एक अंदर से ऑल ओवर टिश्यू का बहुत ग्रेट पार्ट नहीं गया है उसके अंदर, तो विदाउट मच लॉस ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ ऐसा का टाइप का कट होगा उसके अंदर। उसके एजेस जो है अपोजिट होंगे और अप्रोक्सीमेटेड बाय द सर्जिकल सूचर्स, और देयर एजेस जो है हम बाद में उनको सर्जिकल सूचर से उसको क्लोज कर सकते हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या देखने को मिलता है विच आर डिस्क्राइब्ड इज फॉलोज इन प्राइमरी यूनियन। सो फर्स्ट देयर इज इनिशियल हेमरेज इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। सर्जरी होने के जैसे ही तुरंत मान लो आपकी सर्जरी हुई तो इनसाइज वुंड है जो आपने कट लगा है, फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। सो अगर इफ देयर इज इन केस ऑफ द सी सेक्शंस, लाइक इफ देयर इज अ कट इंसाइजल कट, सो दैट इज सर्जिकली इंसाइज्ड वुंड। सो जैसे आपने इंजरी हुई और आपने कट लगाया, द इंसाइज्ड वुंड जो है उसको वो ब्लड से फिल हो जाएगा वहाँ पे। तो इंसाइज्ड वुंड इज फिल्ड विद द ब्लड विच लेटर ऑन क्लॉट, वहाँ पे ब्लड आ जाएगा और ब्लड लेटर ऑन क्या होगा, जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा वहाँ पे, एंड हील करेगा। वो हील कैसे करेगा, स्कैब फॉर्मेशन से, एंड हील विद द स्कैब फॉर्मेशन। नेक्स्ट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। 24 आवर्स में क्या होगा, जो पॉलीमॉर्फ जो होंगे वो अपियर होंगे एट द मार्जिन ऑफ द इंसाइजन। पहले क्या होगा, हेमरेज होगा, वहाँ पे जो कट लगा है वहाँ पे ब्लीड अप होगा, क्लॉट बन जाएगा, स्कैब फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। 24 आवर्स में क्या होगा, जो पॉलीमॉर्फ जो होंगे वो अपियर होने लग जाएंगे जहाँ कट लगा हुआ है। फिर इसके बाद एपिथेलियल चेंज आएंगे। एपिथेलियल चेंज क्या होगा कि 24 आवर्स में देखा, मतलब 24 घंटे में, एक दिन में आपके, एंड नेक्स्ट आपके 2 दिनों में लगभग क्या होगा कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो बाहर आएंगी, स्पर आउट करेंगी, माइग्रेट करेंगी और फ्यूज हो जाएंगी इन द मिड लाइन ऑफ द वुंड। वुंड की मिड लाइन में फ्यूज हो जाएंगे, दैट इज जो बेसल सेल्स है एपिडर्मिस की, फ्रॉम बोथ द कट सर्फेसेस मार्जिन्स, वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट होंगी और वो फ्यूज हो जाएंगी वहाँ पे टू फॉर्म द एपिथेलियल स्पर फॉर्मिंग द स्कैब इन 48 आवर्स विच लेटर ऑन कास्ट ऑफ हो जाएंगी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि जो बाय थर्ड डे, अभी हमने देखा 2 दिनों में ये हुआ, जो एपिथेलियल सेल स्पर आउट हुई, माइग्रेट कर दे वुंड की तरफ, ये हमने देखा। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि थर्ड डे में क्या होगा, जो पॉलीमॉर्फ्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे मैक्रोफेजेस। पॉलीमॉर्फ्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय द मैक्रोफेजेस। द ग्रेन्युलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा आप इन द इंसाइजल स्पेस। द ग्रेन्युलेशन टिश्यू इज सीन इन द इंसाइजल स्पेस। द फाइब्रोब्लास्ट वो भी इन्वेट करेंगे वुंड एरिया को। फिफ्थ डे आते आते क्या होगा, फिफ्थ डे आते आते जो न्यू कोलेजन फाइबर्स हैं वो बनने लग जाएंगे, जिसकी वजह से विच हील्स द वुंड कम्प्लीटली। क्योंकि कोलेजन फाइबर फाइब्रोब्लास्ट बनेंगे और जिसको कोलेजन फाइबर बनेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो वुंड है वो हील हो जाएगा कम्प्लीटली। एपिडर्मिस जो है वो नॉर्मल थिकनेस आ जाएगी उसकी, और सेल्स का डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। जो वस्कुलराइजेशन है वो मैक्सिमम होगा इस टाइम पे।
हमने 5th डे तो देखा 1 वीक आते आते, फर्स्ट वीक आते आते 6 डे, फिर 1 वीक आते आते प्रोलिफरेशन और एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। वहाँ अच्छे खासे फाइब्रोब्लास्ट डिपॉजिट हो जाएंगे जो जिन विच कंटेन्स द कोलेजन फाइबर्स का डिपॉजिशन होगा। ल्यूकोसाइट एडेमा जो है वस्कुलरिटी बढ़ा देंगे, ल्यूकोसाइट एडेमा वस्कुलरिटी बढ़ा देंगे एंड दे ऑल डिसअपियर एंड फाइब्रोब्लास्ट अलॉन्ग विद द रीजनरेशन ऑफ वस्कुलर चैनल्स टेक प्लेस। इसकी वजह से स्कैब फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट देयर इज सूचर ट्रैक्स। हमने देखा एपिथेलियल चेंजेस है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर आएगा सूचर ट्रैक्स। तो सूचर ट्रैक्स जो है बेसिकली सूचर लगाएंगे हम वहाँ पे, जो एरिया है जो क्लीन वुंड है, क्लीन इंसाइज वुंड है, वहाँ पे सूचर कवर करेंगे आप। तो सूचर ट्रैक्स अकर्स व्हेन द एपिथेलियम ग्रोज अलोंग द स्किन सूचर। सूचर ट्रैक्स हम कब यूज़ करेंगे, सूचर ट्रैक्स लगाएंगे अकर वहाँ पे सूचर के जो ट्रैक्स अपीयर होने लग जाते हैं जब एपिथेलियम जो है वो स्किन सूचर के अलोंग ग्रो करती है बिफोर द डिजॉल्व और रिमूव्ड पोस्ट ऑपरेटली। इसको हम क्या बोलेंगे, सूचर ट्रैक्स। बेसिकली सूचर के जो मार्क्स रह जाते हैं, सूचर ट्रैक्स को क्या बोल सकते हैं, जो सूचर्स हैं तो सूचर के जो मार्क्स रह जाते हैं, तो स्किन सूचर बिफोर द डिजॉल्व और रिमूव्ड पोस्ट ऑपरेटली, क्या कि वो रिमूव हुए या पोस्ट ऑपरेटली रिमूव हुआ है उससे पहले जो उनके जो रह जाते हैं, उनके जो निशान कहते हैं ना हम उनको हम कहेंगे सूचर ट्रैक्स। सो ईच सूचर ट्रैक जो है उसका कुछ फिनोमेना होता है एज इन हीलिंग ऑफ द प्राइमरी वुंड। हर सूचर ट्रैक का कोई फिनोमेना होता है, जैसे हम प्राइमरी वुंड हील होने के टाइम पे देख सकते हैं। फिलिंग द स्पेस विद हेमरेज, हमारा जो स्पेस है उसको हेमरेज से फिल हो जाता है। वो कुछ फिनोमेना क्या देखने को मिला आपको, जैसे वहाँ पे जो स्पेस था वो हेमरेज से फिल हो जाता है। कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल रिएक्शंस होते हैं, एपिथेलियल सेल्स प्रोलिफरेट कर देते हैं और अलोंग द सूचर ट्रैक तो एक मार्जिन्स बना लेते हैं वहाँ पे। फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन देखने को मिला, यंग कोलेजन फाइबर्स आए। जब सूचर्स जो है उनको रिमूव करेंगे हम, एक बार सूचर लगा दी हमने, जब सूचर्स को रिमूव करेंगे हम, व्हेन द सूचर्स आर रिमूव्ड अराउंड द 7 डे 1 वीक के अराउंड जब हम सूचर्स को रिमूव करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ट्रैक, एपिथेलियल टिश्यू इन द ट्रैक, जो सूचर ट्रैक में जो एपिथेलियल टिश्यू है वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर अंदर, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्कार, वहाँ एक स्कार रह जाएगा सूचर वुंड में जहाँ सूचर लगाए थे हमने। समटाइम्स क्या होगा, जो सूचर ट्रैक है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा जिसकी वजह से स्टिच या एब्सेसिस या फिर एपिथेलियल सेल जो है वो परसिस्ट कर सकते हैं ट्रैक के अंदर, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन या फिर एपिडर्मल सिस्ट भी हमको देखने को मिल सकता है। और फर्स्ट मंथ के एंड होते होते हमने 1 वीक तक देखा, सूचर्स रिमूव कर दिया आपने, सूचर ट्रैक्स देखे आपने। 1 मंथ के आते आते क्या होगा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ जो स्कार फॉर्म्ड होगा वो इज कवर्ड विद एपिडर्मिस, जो स्कार बना है वो एपिडर्मिस से कवर हो जाएगा, स्कार एपिडर्मिस से कवर हो जाएगा। देयर में भी परमानेंट लॉस ऑफ स्किन अपेंडेजेस, परमानेंट भी लॉस हो सकता है स्किन अपेंडेजेस का स्कार एरिया में, जिसको हम लाइन ऑफ इंसिजन कहते हैं। द यूज़ ऑफ एडेसिव टेप्स जो है, अगर आप एडेसिव टेप्स यूज़ करोगे तो वो रिमूवल अवॉइड्स रिमूवल ऑफ द स्टिचेस और इसकी कॉम्प्लिकेशन। अगर आप एडेसिव टेप्स यूज़ करोगे तो आपको ईजी रिमूवल होगा, सो दैट अवॉइड्स रिमूवल ऑफ स्टिचेस। वो ऑटो एब्जॉर्बेबल सूचर जो हमने कहते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, सो दैट यू डोंट हैव टू दैट रिमूव द stitches and its complications, you don't have to face its complications. This is by healing by first intention। अगर कोई क्लीन इंसाइज वुंड है, सर्जिकली वुंड है, तो उस केस में क्या होगा। उसके अलावा हमारे पास आता है हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। आपका रैंडम कोई कट लग गया तो ये क्या होता है, मतलब बेसिकली आपको कोई अब एक्सीडेंट हुआ या कुछ उस कंडीशन में आपका कोई घाव बन गया तो उसको हम कहेंगे हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन या सेकेंडरी यूनियन। सो इसको क्या कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द हीलिंग ऑफ वुंड जिसकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हो। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उस वुंड की, कि ओपन वुंड होना चाहिए, मतलब एक बोलते हैं ना थोड़ा खुला हुआ पूरा एक ओपन वुंड होना चाहिए, उसमें लार्ज टिश्यू, बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो जा चुका हो, लार्ज टिश्यू डिफेक्ट हो गया हो, गेपिंग वुंड बोल सकते हैं उसको। एंड एट टाइम्स द वुंड इन्फेक्टेड हो जाएगा, वुंड हैविंग एक्सटेंसिव लॉस, वुंड का जो है एक्सटेंसिव लॉस हो जाएगा सेल्स का, वुंड जो वुंड बना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स टिश्यू का लॉस देखने को मिलेगा। ट्रॉमा एंड देयर में बी इन्फ्लेमेटरी नेक्रोसिस देखने को मिलेगा आपको। जो वुंड है, द वुंड जो है वो नॉट अप्रॉक्सीमेटेड, वो वुंड जो था क्लीन इंसाइज फर्स्ट इंटेंशन वुंड, वो इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड, एजेस जो उसके अपोजिशन में होते हैं इसके एजेस अपोजिशन में नहीं होते, इट कैन नॉट बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय द सर्जिकल सूचर्स। इसको सर्जिकल सूचर्स के थ्रू आप ऐसे पास ऐसे मतलब जोड़ना इसको वो नहीं कर सकते। एंड लेफ्ट ओपन होता है, फॉर एग्जाम्पल इन्फाक्शन, कोई डेथ, कोई टिश्यू जो है उसकी डेथ हो गया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, इन्फाक्शन हो गया, इन्फ्लेमेटरी अल्सरेशन हो गया, एब्सेस फॉर्मेशन हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल सेकेंड इंटेंशन के। सेकेंडरी यूनियन में जो सेकेंडरी यूनियन या फिर सेकेंडरी इंटेंशन से जो हीलिंग होती है, तो हीलिंग कैसे होती है, हीलिंग जो होती है वो बेस से ऊपर की तरफ होती है, एज वेल एज मार्जिन्स इनवर्ड। कैसे होती है हीलिंग,
हीलिंग बेस से होती है टूवर्ड्स अपवर्ड्स, बेस नीचे नीचे से चालू होती है और अपवर्ड की तरफ जाती है, एज वेल एज फ्रॉम द मार्जिन इनवर्ड्स। अब देखोगे तो मतलब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आएगी, फ्रॉम बेस टूवर्ड्स अपवर्ड एज वेल एज फ्रॉम मार्जिन की तरफ से अंदर की तरफ, इस तरह से दोनों मतलब ऐसे ना अपोजिट एरोज टूवर्ड्स ईच अदर, इस तरह से आपको हीलिंग होते हुए दिखेगी। Also, like you will see inwards the healing by secondary intention union जो होती है वो स्लो होती है, बहुत धीरे होती है वो, और कई बार जो है वो लार्ज अगली स्कार भी बन जाता है वहाँ पे, जो रिपेयर्ड होता है बाय द ग्रेन्युलेशन टिश्यू। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द, कैसे कैरेक्टराइज होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द एबेंडेंट ग्रेन्युलेशन टिश्यू। एबेंडेंट ग्रेन्युलेशन टिश्यू देखने को मिलता है, मोर इन्फ्लेमेशन, वूंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉन्ट्रैक्चर्स ड्यू टू द अल्टर्ड फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट जो हेल्प करते हैं उनको एजेस को एक साथ लाने में। तो ये अब सब्सटेंशियल स्कार बन सकता है वहाँ पे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्या कौन कौन से इवेंट्स होंगे सेकेंडरी यूनियन में? सबसे पहले इनिशियली हेमरेज होगा, जैसे हमने उसमें भी देखा था कि वूंड, वो जो कट लगा वहाँ पे हेमरेज होगा, वहाँ पे ब्लड, वहाँ पे हेमरेज देखने को मिलेगा आपको, इनिशियल हेमरेज। देन इन्फ्लेमेटरी फेज, जैसे उसमें आया था इनिशियल हेमरेज के बाद हमने देखा वहाँ पे, एंड वहाँ पे हमने देखा था एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स था। तो यहाँ पे भी हमारा इन्फ्लेमेटरी फेज आएगा कि वहाँ पे जो आपका ब्लड हुआ है वहाँ पे आपका एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय द वहाँ पे मैक्रोफेजेस देखने को मिलेगी जो क्लियर करती रहेगी डेब्रीज को प्राइमरी यूनियन में। जो प्राइमरी मतलब ऐसा कट लगा वहाँ पे डेब्रीज को क्लियर करती रहेगी। उसके बाद हमारे एपिथेलियल चेंजेस आएंगे जहाँ पे सेल्स जो है मार्जिन से बीच की तरफ प्रोलिफरेट करेगी और माइग्रेट कर देगी वुंड की तरफ और स्पर करेगी, जैसा कि हमने उसमें देखा था, विच वी हैव सॉन इन दैट द pre-existing connective tissue or B is separated from the necrotic material। एंड व्हाट हैपन्स कि जो रीजनरेटेड एपिडर्मिस है, जो रीजनरेटेड एपिडर्मिस जो है वो भी स्ट्रेटेड हो जाएगी, स्ट्रेटिफाइड और किरेटिनाइज हो जाएगी। ग्रेन्युलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट कर जाएगी और वुंड कॉन्ट्रैक्शन जो होगा ड्यू टू मायोफाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट इन द ग्रेन्युलेशन टिश्यू, ये सब चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हमारे पास मेनली दो हीलिंग होती है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन इन हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। बट ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता एग्जाम्स में, लाइक बट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर समथिंग एक्स्ट्रा, हमको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ द हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन। आप इसको याद रख सकते हैं आप चाहें तो, बट दैट्स नॉट अ वेरी कॉमन जस्ट आप फॉर योर एग्जाम्स, बट आप इसको याद रख सकते हैं। हीलिंग बाय द थर्ड इंटेंशन क्या होता है इसके अंदर? इट्स वेरी रेयर। फूड हीलिंग बाय द थर्ड इंटेंशन डिलेड प्राइमरी क्लोजर, इसके अंदर कौन से केसेस आएंगे कि इट अकर जब दो ग्रेन्युलेटेड सरफेसेस जो है, दो ग्रेन्युलेटेड सरफेस आर अप्रोक्सीमेटेड। इसके अंदर वो केस आएंगे, सपोज आपका रैंडमली कट लग जाता है ना, फॉर एग्जांपल आप किचन में काम कर रहे हो, चाकू से आपका कोई कट लग गया सब्जी काटते काटते, तो वो मूवमेंट लाइक वो कट जो है आपका फर्स्ट इंटेंशन में भी आ सकता है, वो शायद सेकेंड इंटेंशन में भी आ सकता है, एंड यू आर नॉट कन्फर्म अबाउट दैट कि वो एक मतलब क्लीन वुंड भी बन सकता है वहाँ पे और एक गहरा घाव भी बन सकता है। सो वो वाली जो कैटेगरी है दैट इज हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन में आएगा। तो इट अकर जब दो ग्रेन्युलेटेड सरफेस आर अप्रोक्सीमेटेड, तो ट्रॉमेटिक सर्जिकल वुंड जो है कई बार ओपन रह जाता है, विच इज लेफ्ट ओपन टू हील बाय सेकेंडरी यूनियन ग्रेन्युलेशन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 days। इस पीरियड में क्या होगा, जो पेशेंट है उसको ट्रीट करेंगे वे सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस। द इन्फेक्शन जो है इज फ्री एंड देन क्लोज फॉलोड टू फिनिश द हीलिंग प्रोसेस एंड बाय द फर्स्ट इंटेंशन। तो दिस रिजल्ट इन अ वुंड जो हील होगा बाय द कंट्रैक्शन, ग्रेन्युलेशन, कनेक्टिव टिश्यू इज केयर विद इंटरमीडिएट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्कार फॉर्मेशन। ये मेथड जो है बेसिकली अच्छे से वर्क करता है फॉर द कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड डर्टी वुंड। जो हमने कहा था कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड डर्टी वुंड, जैसे हमारा कोई कट लग गया इस टाइप का जो वुंड है, तो दैट रिजल्ट फ्रॉम द ट्रॉमा या फिर टिश्यू लॉस। सो ये हीलिंग बाय द थर्ड इंटेंशन, जिसको डिलेड प्राइमरी क्लोजर भी बोल सकते हैं हम। सो दीज आर द हीलिंग। अब हम देखेंगे सूचर्स, तो कितने टाइप्स के सूचर होते हैं। तो सब सूचर्स हमने कहा ना, जो सूचर यूज़ करते हैं सर्जन, तो अलग अलग टाइप की सूचर्स यूज़ हो सकते हैं। कि एब्जॉर्बेबल, कि आपको रिमूव नहीं करना पड़ेगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टिश्यूज़, जो बॉडी के टिश्यूज़ है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे उस सूचर को, वो जो सूचर है वो बॉडी टिश्यू ही एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनको हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एब्जॉर्बेबल सूचर कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीग्लाइकोलिक एसिड सूचर, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड सूचर, पॉलीग्लैक्टिन 9-1-10 सूचर, कैटगट
कैटगट सूचर, पॉलीग्लिप कैप्रोल 25 सूचर, पॉलीडिक्सेनोन सूचर। आप इसमें से आपके A1 एंड 2 एक दो आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कैटगट सूचर याद रख सकते हैं आप, और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड सूचर आप दो भी याद रख सकते हैं, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड सूचर एंड कैटगट सूचर्स। ये एब्जॉर्बेबल सूचर्स के एग्जाम्पल हो गए, वो सूचर जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे कि लाइक मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी टिश्यू से और वो सर्जन को रिमूव करने पड़ेंगे, तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होंगे वो। सो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल पॉलीप्रोपाइलिन सूचर हो गया, नायलॉन सूचर हो गया जिसको पॉलीअमाइड कहते हैं, जो पॉलीप्रोपाइलिन सूचर, पॉलीअमाइड सूचर, नायलॉन सूचर्स हो गए, पॉली ईस्टर सूचर, सिल्क और स्टेनलेस स्टील सूचर, ये सब नॉन एब्जॉर्बेबल होंगे। आपके एक बार हीलिंग के बाद आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा एंड द सर्जन विल रिमूव दीज सूचर्स। सो दीज आर द डिफरेंट सूचर्स। एक तो हमने देखे एब्जॉर्बेबल सूचर, फॉर एग्जांपल पॉलीग्लाइकोलिक एसिड सूचर एंड कैटगट सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल में प्रोपाइलिन सूचर, नाइलॉन सूचर, पॉलीअमाइड सूचर, पॉलीस्टर सूचर, ये सब सूचर्स देखे हमने। इसके अलावा हमारे पास आते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हीलिंग और रिपेयर को। जो हीलिंग और रिपेयर है लाइक कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो आपकी हीलिंग और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दे आर लाइक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हीलिंग एंड द रिपेयर। द लोकल फैक्टर्स, सो लोकल फैक्टर्स होते हैं और जनरल फैक्टर्स होते हैं। लोकल फैक्टर्स कैसे हो गए? लोकल फैक्टर्स लाइक ब्लड सप्लाई लाइक एरिया जो जिसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। सो एरिया विद द गुड ब्लड सप्लाई जो है वो हील करेगा द वुंड फास्टर। फॉर एग्जांपल ब्लड सप्लाई जो फेस की ब्लड सप्लाई हो गई, पुअर ब्लड सप्लाई जो होगी उससे डिलेड हीलिंग होगी, उससे हीलिंग डिले हो जाएगी ड्यू टू द स्टैग्नेशन ऑफ द ब्लड इन द वेसल्स। एग्जांपल वेरिकोज वेन, ब्लड सप्लाई भी हीलिंग और रिपेयर को अफेक्ट कर सकती है। जैसे मतलब जहाँ जो एरिया की गुड ब्लड, फॉर एग्जांपल कोई एरिया है उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी है वो फास्ट हील होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छी है वहाँ पे। और जैसे ब्लड सप्लाई ऑफ फेस की पुअर ब्लड सप्लाई अगर होगी कहीं जगह की तो वहाँ पे डिलेड हीलिंग होगी ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, फॉर एग्जांपल वेरिकोज वेन्स। और उसके अलावा बैड सोर्स ब्लड लोकल फैक्टर कैसे हो गया? ब्लड सप्लाई हो गया। बैड सोर्स हो गया कि प्रो अगर आप बहुत टाइम तक बेड रेस्ट करेंगे इसकी वजह से पुअर हीलिंग हो जाएगी। उसके अलावा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जैसे लीड और आर्थराइटिस ऑब्लिटरेशन, दैट इज वेसल वॉल्स थिक हो जाएगी, ऑब्लिटरेशन हो जाएगा जिसकी वजह से, और वेस्कुलर ल्यूमेन जो है उसमें ऑब्लिटरेशन देखने को मिलेगा और दिस कैन कॉजेज द पुअर ब्लड सप्लाई और डिलेड हीलिंग होगी। ओल्ड एज जो होती है उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, वॉल में एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को सकता है, वॉल नैरो हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है आपकी हीलिंग नहीं होगी, डिलेड हीलिंग हो जाएगी। तो ये हमने देखे ये वाले ब्लड वेस्कुलर सोर्स हमने देखे। इसके अलावा मूवमेंट हो सकता है कि अगर हम कांस्टेंट मूवमेंट करेंगे तो उसकी वजह से न्यू कनेक्टिव टिश्यू जो है वो नहीं बन पाएगा, डिसरप्शन होगा, थोड़ा सा डिसरप्शन होगा नए कनेक्टिव टिश्यू बनने में जिसकी वजह से हीलिंग डिलेड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वुंड इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ के कॉर्नर में वुंड अगर हो गया तो वहाँ पे डिलेड हीलिंग हो सकती है। फ्रैक्चर ऑफ द, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली आपके वर्कआउट कर रहा है तो वुंड इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबल। बोनी एडिशंस क्या होगा? बोनी एडिशंस में भी आपकी वुंड हीलिंग अफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ द बोनी एजेस जो है एडिशन होगा अगर बोनी एजेस का टू बोनी सरफेस, इसकी वजह से प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा एंड अपोजिशन ऑफ द वुंड एजेस जिसकी वजह से डिलेड हीलिंग होगी। रेडिएशन, उसके अलावा रेडिएशन हो सकते हैं, रेडिएशन की वजह से भी हीलिंग डिलेड हो जाएगी। टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर हाइपरथर्मिक एनवायरनमेंट जो होगा उसके अंदर वुंड जो है वुंड हीलिंग एनहांस्ड होगी, जबकि अगर टेम्परेचर कम होगा हाइपरथर्मिक एनवायरनमेंट, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वुंड हीलिंग जल्दी हो गया और टेम्परेचर कम होगा बेसिकली ठंडा होगा तो हम कहेंगे ना तो वहाँ पे हीलिंग जो है वो डिलेड हो जाएगी। जनरल फैक्टर्स क्या हो गए? तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है इसकी वजह से डिले हो जाएगा वुंड हीलिंग में। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, प्रोटीन और जिंक, इनकी वजह से भी हीलिंग डिले होती है। हीलिंग किस वजह से? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपकी न्यूट्रिशन डाइट में कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी की कमी है, जिंक की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो इन सब की वजह से आपके हीलिंग कैसे अफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी क्यों ज़रूरी है? विटामिन सी अगर होगा तो आपके कोलेजन का सिंथेसिस होगा, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन का सिंथेसिस होगा, अगर वो बनेगा तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी, रिकवर हीलिंग हो पाएगी। दैट उसकी डेफिशिएंसी की वजह से वुंड हीलिंग जो होगी वो डिले होगी। एग्जांपल स्कर्वी में जैसे देखने को मिलता है विटामिन सी की कमी हो गई उसकी वजह से वुंड हीलिंग ब्लड एंड द हीलिंग गॉट डिलेड। एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर होगी तो क्या होगा? ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, हैम्पर्स द ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, इसकी वजह से स्टारवेशन में क्या होगा? हीलिंग कम हो जाता है। अगर आप भूख पे हो, स्टारवेशन पे हो तो हीलिंग डिलेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रोटीन डेफिशिएंसी, because it hampers the granular tissue formation which is a part of the healing. जिंक क्यों इंपॉर्टेंट है? एंड देन जिंक इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जिंक जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द एंजाइम्स का, जो बहुत सारे एंजाइम्स उसको
रिएक्शन के लिए जिंक चाहिए होता है एज अ को फैक्टर, एंड द जिंक इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एज अ कैटलिस्ट और इन सेवरल रिएक्शंस, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एंजाइम, दस इट्स उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हीलिंग अफेक्ट होगी, डिलेड हो जाएगी हीलिंग। उसके अलावा एज इंपॉर्टेंट है कि अगर ओल्ड एज होगी तो ओल्ड एज में ब्लड सप्लाई पुअर होती है, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग भी जो है वो पुअर होने लग जाएगी। ऑल्सो डायबिटीज़ मेलाइटस में भी हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगी सर्जिकल वुंड से। फॉर एग्जांपल हील वुंड की जो हीलिंग है वो डिलेड हो जाएगी ऑफ द टूथ एक्सट्रैक्शन। आपने दांत निकाला तब टूथ की हीलिंग, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, आपने उसके दांत को निकाला तो उसमें जो वुंड में से जो बेसिकली ब्लड लॉस है टूथ वाइल एक्सट्रैक्टिंग द टूथ, जो ब्लड है वहाँ से ब्लड निकलेगा वो भी लाइक बंद नहीं होगा, वहाँ पे भी डिले, वो हील होने में भी टाइम लग जाएगा, डिलेड हीलिंग ऑफ द टूथ एक्सट्रैक्शन, सूचर वुंड एक्सेट्रा। हॉर्मोन्स क्या होंगे, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो डिलेट करता है, डिलेज द वुंड हीलिंग बाय इनहिबिटिंग द कोलेजन सिंथेसिस। इसके अब हम देखें कि क्या क्या फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं वुंड हीलिंग को, और इन सेवरल सिचुएशंस। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या है वुंड हीलिंग के। So, what are the complications of the wound healing? Infection of the wound due to bacterial contamination. wound का infection हो गया, बैक्टीरिया का कोई बैक्टीरिया है वो कंटामिनेट कर दे wound को, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा wound healing को, अल्टीमेटली healing में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, हील हो रहा होगा wound और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा आपका implantation और epidermal cyst formation is due to the persistence on epithelial cells in the wound after healing। इसके अलावा deficient scar formation देखने को मिलेगा आपको due to inadequate formation of the granulation tissue in scar formation due to inadequate formation of the granulation tissue, hypertrophic scar and keloid formation, a thick scar बन जाएगा जिसकी वजह से excessive formation of the collagen in healing may result in the keloid formation, इसकी वजह से keloid formation होगा, claw like formation। उसके अलावा incisional hernia देखने को मिलेगा, weak scar देखने को मिलेगा, weak scar में lead to the opening of wound healing, वुंड एक वीक स्कार बन जाएगा इंसिजनल हर्निया के केस में, अगर सपोज इंसिजनल हर्निया होगा सो वीक स्कार में लीड टू द ओपनिंग ऑफ द वुंड लीडिंग टू हर्निया हो जाएगा। पिगमेंटेशन इट इज़ ड्यू टू द हीमोसिट्रिक पिगमेंट, जो हीमोसिड्रिन पिगमेंट है आपको हीमोसाइड्रिन पिगमेंट, उसकी वजह से मे बी हाइपो पिगमेंटेड या हाइपर पिगमेंटेड हो सकता है। वुंड कंट्रैक्शन हो या कॉम्प्लेक्सिफिकेशन आ सकता है, वुंड कंट्रैक्शन, एक्सेसिव कंट्रैक्शन, अगर वुंड जो है उसका एक्सेसिव कंट्रैक्शन होता गया तो जिसकी वजह से सीवियर डिफॉर्मिटीज़ हो गई, एग्जाम्पल स्कार फॉर्मेशन आफ्टर सीवियर बर्न इंजरी। उसके अलावा बर्स्टिंग ऑफ द वुंड फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल सूचर्स हो गए, वो कई बार बर्स्ट आउट हो सकते हैं वॉमिटिंग की वजह से, कफ की वजह से, ऑल्सो माल न्यूट्रिशन की वजह से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी। उसके अलावा ड्राई सॉकेट आपको देखने को मिलेगा। ड्राई सॉकेट क्या होगा कि फोकल ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाएगा, पर्टिकुलर जगह पे ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाए देखने को मिलेगा ऑफ द बोन अराउंड द सॉकेट के अराउंड जो बोन है वहाँ पे आपको फोकल ऑस्टियोमाइलिटिस देखने को मिलेगा ऑफ द एक्सट्रैक्टेड टूथ along the alveolar osteitis seen in the traumatic extraction of the implanted bone and radiotherapy। उसके अलावा नियोप्लेशिया देखने को मिलेगा। नियोप्लेशिया जो है वो आपको रेयरली देखने को मिलेगा, रेयरली स्कार में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैर्सिनोमा, रेयरली जो स्कार होगा उसकी वजह से आपको डेवलपमेंट वहाँ पे कैर्सिनोमा डेवलप हो जाएगा, फॉर एग्जांपल स्क्वैमस सेल कैर्सिनोमा इन मैर्जेलिन अल्सर। So this is done with the healing and the repair topic. So I hope the topic got clear to you। अगर आपको इस टॉपिक में हीलिंग और रिपेयर टॉपिक में कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो देर इज़ अ लिंक ऑफ इन माई इंस्टाग्राम, आप चाहें तो इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके। द लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं आऊँगी फिर एक नए वीडियो के साथ, एक कुछ इन्फॉर्मेटिव।